वहां से आपने राजनीति की तरफ कैसे मूव किया? ये मैंने जिस पर्पस के लिए रास्ता चुना है मुझे उसी तरफ जाना। मुझे लगता है समाज की तरफ से मुझे कभी कोई ऐसा विरोध या कोई कमेंट खराब नहीं मिले। मिसेस इंडिया बनने के बाद उन लोगों ने मेरा बड़ा भव्य वहाँ वेलकम किया। रोमांचक भी था। मुझे बचपन से लगता है कि जिस काम के लिए मुझे कहा जाए कि तुम ये नहीं कर सकती, तो मुझे लगता है कि एक कोशिश तो करनी चाहिए। भाजपा में सफर कैसे आपका आगे बढ़ा? तो मेरी सक्रियता 2011 से हम लोग और ये लोग अलग अलग हैं और कोएग्जिस्टेंस इज नॉट इजी। भाई नुपुर के पीछे जो सारा बवाल था वो सारी दुनिया को पता है। जुबैर का लगा हुआ था, नुपुर का इजराइल पे अटैक हुआ, तो आप देखिए अक्षर अक्षर वो बातें सच। भारतीय जनता पार्टी और यति नरसिम्हानंद जी बिल्कुल दो ध्रुव हैं, तो ये बैलेंस कैसे आप करती हैं? अगर चुनाव की बारी आएगी तो मैं निश्चित रूप से धर्म और गुरु एक जुबैर जिसको भारतीय जनता पार्टी का शासन प्रोटेक्शन दे देता है, वो खुद बाहर निकला तिहाड़ जेल से, कहा मुझे दमादो जैसा ट्रीटमेंट किया गया, उसी जुबैर को आप नाको चने चबारी कोर्ट में, तो ये थोड़ा सा विरोधाभास है। इतनी हिम्मत दिखाना चाहती हूँ कि भाई ये व्यक्ति सच कह रहा है, उसके साथ खड़े। आप भड़का ही तो रहे हैं व्यक्ति विशेष के पीछे। नमस्कार, उदिता त्यागी जी मिसेज इंडिया से होते हुए भारतीय जनता पार्टी के बड़े पद पर पहुंची, लेकिन इस राजनीति के लिए उन्होंने अपने जीवन को बहुत कुछ दांव पे लगाया। फैमिली जीवन में भी उनके बच्चों पर ध्यान दे पाती हैं या नहीं दे पाती, फैमिली पर ध्यान दे पाती हैं या नहीं दे पाती। एक इंडस्ट्रियलिस्ट वुमेन से राजनीति में उनका जो सफर है उसी को आज हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगी उदिता त्यागी जी। उदिता त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंग्लिश में दिल्ली में। सबसे पहले तो ये आप बताइए कि आप मिसेज इंडिया रही, मतलब आप उस समय काफी चर्चा भी हुई थी, और मिसेज इंडिया फिर आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट रही, काफी आपने पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद फिर आप राजनीति की तरफ मुड़ गई। ये कैसे परिवर्तन आया आपके जीवन में? बेसिकली मैं शिक्षक परिवार की बेटिया हूँ। मेरे माता और पिता दोनों ही शिक्षक हैं, प्रिंसिपल थे स्कूल्स में। मेरी माँ एक हरिजन बस्ती में हरिजन स्कूल चलाती थी, पिताजी एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल थे। और जिस टाइम की आप ये बात कर रहे हैं उस टाइम मैं 13 वर्ष हो गए थे मेरी शादी को, और मैं प्रोफेसर थी उस टाइम, जो लास्ट इसमें काम कर रही थी जबकि ये बात है। तो मैं तो शिक्षक, केमिस्ट्री पीएचडी हूँ। उसके बाद मैंने कुछ रिसर्च कचरे से टाइल बनाने पे भी की है, और अभी मेरे गुरुदेव यति नरसिम्हानंद गिरी जी महाराज, तो उनके मतलब मिसेज इंडिया आप बनी थी जी। वो सफर कैसे था? मतलब आप शिक्षक परिवार थे, वही बता रही हूँ। तो बेसिकली क्या कि मेरा पूरा परिवार चूंकि शिक्षण में ही रहा है, कुछ भाई बहन डॉक्टर हैं, कुछ IAS PCS हैं, कुछ पुलिस में, और बाकी सब शिक्षक हैं। मेरे घर में मुझे मिला के 15 PhD हैं महिलाएं। तो घर में चूंकि पूरी तरह से पारिवारिक माहौल था तो हम भी उसी में लगे हुए थे। लेकिन बीच में एक मतलब बड़ा ही अलग सा इंसिडेंट हुआ कि जब मैं गाजियाबाद में स्कूल में HOD थी, उनकी 5 ब्रांचेस थी, मैं उसको कोऑर्डिनेट कर रही थी। वहां पे एक बच्ची के 90+ मार्क्स आए। शी वांटेड टू गो फॉर कॉमर्स, बट उसके पेरेंट्स को था कि उस टाइम आपको पता है वो समय ऐसा था कि भाई साइंस ही लो, साइंस ही लो। उसको जबरदस्ती उसके पीछे लग गए, और मतलब देखते देखते बहुत ही ब्रिलियंट लड़की थी, और उसने बिना बात मतलब 11th में जब उसके मार्क्स नहीं आए साइंस में तो उसने सुसाइड कर लिया। दैट वाज वेरी शॉकिंग। मतलब मुझे लगा कि बच्चों को उनके कैरियर ऑप्शंस उनके पेरेंट्स को नहीं डिसाइड करने चाहिए। तो बस उस टाइम मुझे लगा कि मुझे शायद कुछ मतलब बच्चों के लिए करना चाहिए, क्योंकि बचपन से वही पढ़ाई लिखाई का माहौल था, और कहीं ना कहीं मैं भी बस मन में ये था कि भाई कैरियर ऑप्शन पे बात होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ करियर ऑप्शंस इंक्लूडेड नहीं थे बुक्स में, सिलेबस में। मैंने उस टाइम एक अभियान चलाया करियर ऑप्शंस के लिए, CS दिशा के नाम से, कि भाई लोग बच्चे जो हैं 3rd 4th क्लास से आप उनका इंक्लिनेशन चेक करो। ये मैं आपको बता रही हूँ 2007 की बात। तो जब वो प्रोजेक्ट चलाना शुरू किया, बस होता ही है जब सोशल उसमें आप एक्टिविटी में आ जाते हो, पूरा दिमाग हमारा उसी में लगना शुरू हो गया। हम लोगों से मिले, बात की, क्योंकि उस टाइम जो हम टेस्ट कंडक्ट कराते थे वो काफी एक्सपेंसिव था। मतलब मुझे लगता है 250-300 रुपए एक बच्चे का उस टाइम खर्चा आता था, बट फ्री ऑफ कॉस्ट आप कितना करा दें। 25 से 1000 बच्चों का हमने मैनेज करके कराया। फिर हमें लगा कि नहीं चल पाएगा। उस टाइम मतलब मैं बहुत संघर्ष कर रही थी बेसिकली, कि किस तरह से ये NGO को, मतलब लोग कहते थे कंबल बंटवाइए, खाना खिलाइए लोगों को, या वृद्धों के लिए काम कीजिए, लड़कियों को सिलाई मशीन बांटिए। ये कौन सी समाज सेवा है कि आप करियर ऑप्शंस की मतलब टेस्ट करानी है? तो लोगों को मतलब लगता ही नहीं था कि ये भी एक समाज सेवा हो सकती है। हम इसको मतलब सोशल वर्किंग की तरह कर रहे थे कि भाई ये तो जरूरी है, बच्चों को चाहिए उनका करियर ऑप्शन। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि किसी ने मुझे कहा कि
आपने किसी सेलिब्रिटी को जोड़ लो उससे, तो आपकी तब ये उठ जाएगा। एनजीओ थोड़ी सी मतलब उठ जाएगी, और आपको कुछ फंडिंग वगैरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो लोग अब आपको मतलब बेवकूफी समझ रहे हैं। तो आपने शिक्षिका का जॉब छोड़ दिया था? नहीं, मतलब मैं कर रही थी, साथ में ये भी कर रही थी। तो बस एक दिन वो टीवी पे कुछ मिसेस इंडिया का सीरियल चल रहा था, मॉरिन बाडिया वाला। मेरे हस्बैंड ने बड़ा ही मजाक सा उड़ाते हुए मुझे कहा कि तुम भी चली जाओ, जाओ इसमें। उस टाइम मैं मेरे ख्याल से 81 किलो की थी, वापस हो गई। तो उसका ऑडिशन था जुलाई में, और मैंने 2 महीने में 22 किलो वजन कम करके आई गो फॉर ऑडिशन। और बस आप समझिए कि वहीं से मुझे लगा कि अगर मैं ये करूंगी तो शायद एनजीओ में फर्क पड़ेगा। और वास्तव में मतलब उसके कौन सा बाद साल था? ये 2010 की बात है। उसके बाद फिर मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड में गई, फिर मिसेस इंडिया इंटरनेशनल में यूएसए गई मैं। 3 पेजेंट्स के लिए आई वेंट। और इसमें क्या ना कि फिर उसके बाद कहीं ना कहीं ये बात तो फर्क आया कि रिकग्निशन वाली प्रॉब्लम खत्म हुई, और लोगों ने मतलब फिर डिफरेंट तरह से ट्रीट करना शुरू किया, और मुझे एनजीओ में भी काम करने में बहुत आसानी हुई। फिर चूंकि मैं शिक्षण से तो जुड़ी हुई थी लगातार, फिर मैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाती रही। तो जो लास्ट मेरा जॉब था 2013 का, वो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में डाली। तो जब आप मिसेज इंडिया बनी तो पति महोदय, क्योंकि होता है पति पत्नी है, उन्होंने कहा खुद ही चली जाओ, तो आप गई और सफल हो गई। फिर आपने क्या कहा उनको? कुछ नहीं, क्या फायदा ही क्या था। नहीं, कुछ तो उन्होंने क्या कहा? देखिए, मैं एक बात ना, मुझे अपने गुरुजी की हमेशा अच्छी लगती है कि जो काम मतलब आपको कोई किसी चीज के लिए मजाक उड़ा, आपको वो करके दिखाना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं, फिर कहने के लिए था ही क्या। तो आई थिंक कि मतलब आपने प्रूफ कर दिया। It was the yes, that was the answer. मतलब लिटरली उन्होंने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा था, वो इसको देखेंगे तो बुरा मानेंगे, बट ठीक है। नहीं, पति पत्नी में तो होता है थोड़ा। हाँ। उन्होंने मेरा मजाक ही उड़ाया था कि तुम क्यों नहीं चली जाती, उसको बैठ के देख रही हो। उन्होंने प्रोत्साहित किया आपको एक तरह से, कहिए तो? नहीं, मेरे पापा ने मुझे प्रोत्साहित किया, मेरी नानी ने मुझे प्रोत्साहित किया। मेरी माँ और मेरे हस्बैंड वाज नॉट इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड कि 13 साल हो गए, 2 बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई है, उसको पता नहीं क्या वो हो गया। बट आई वेंट, पापा सपोर्टेड मी। और बच्चों ने क्या कहा जब आप बहुत छोटे से थे? तो फिर 10th में जब बड़ा वाला बेटा था तो कहता था, मम्मी लोग मुझे ना आपके फेसबुक के कमेंट्स देख के पढ़ के चिढ़ाते कई बार कि तेरी मम्मी ये है, तेरी मम्मी वो है। अच्छा, इट्स ओके, इट कम्स विद द क्राउन और इट कम्स विद द टाइटल। तो भाई लोग उस तरह से देखते हैं, बात भी करते हैं, लेकिन बच्चे मेरे दोनों अच्छे रहे और पढ़ाई लिखाई में भी काफी अच्छे से। अभी भी एक बड़ा बेटा जो है वो लॉ करके आ गया है, ही इज प्रैक्टिसिंग। छोटा वाला भी इज प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग। तो आई थिंक ठीक रहा, सफर अच्छा रहा, और बच्चों ने और फैमिली ने सपोर्ट किया, तभी शायद मैं इस फील्ड में जा पाई। क्योंकि आप जान सकते हैं कि त्यागी भूमि और फैमिली में बहुत ही कंजर्वेटिव माहौल है। तो मेरे लिए ये बड़ी बात नहीं थी, मतलब मेरे सभी अपोजिशन में थे। मुझे लगता है शायद मैं पहली ही महिला होंगी जो ये सब बैरियर तोड़ के त्यागी कम्युनिटी से किसी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुंची। तो वो सफर भी थोड़ा देखिए मुश्किल तो था, स्ट्रगल सिर्फ घर में ही नहीं, रोमांचक भी था। मुझे बचपन से लगता है कि जिस काम के लिए मुझे कहा जाए कि तुम ये नहीं कर सकती, तो मुझे लगता है कि एक कोशिश तो करनी चाहिए। इस तरह से ये तो वहां से जब आप आई और जब शील्ड आप लेकर आई, तो घर में कुछ उसका स्वागत, कुछ एंजॉयमेंट हुआ, कुछ पार्टी दी गई? हाँ, पहले तो मैं आके सो गई और मैं 10 घंटे सोती रही, क्योंकि 15 दिन की इतनी इंटेंसिव ट्रेनिंग थी कि मैं सोने का समय ही नहीं मिल रहा था। सारे पत्रकार फोन करते रहे, तो उनमें से एक पत्रकार ने कहा कि अरे इतने फोन तो मैं प्रीति जिंटा को करता ना, तो वो मेरे ऑफिस आके इंटरव्यू दे जाती। मैंने कहा भाई तो उन्हीं से जाके ले लो, हम तो सो रहे। मतलब हुआ क्या कि आप इतने थक गए आके जब आप आए, फिर उसके बाद बहुत अच्छा रहा, शहर में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, फैमिली वाज वेरी हैप्पी। मतलब उस टाइम तक उनको लगा कि शी हैज डन समथिंग डिफरेंट। तो वो तो है ही, फिर सब लोग खुश हो ही जाते हैं एक टाइम तक ही सब लोग। और त्यागी समाज तो थोड़ा सा आप जानती हैं, थोड़ा सा पारंपरिक समाज है, उन्होंने कैसा रिस्पॉन्स किया? मुझे लगता है समाज की तरफ से मुझे कभी कोई ऐसा विरोध या कोई कमेंट खराब नहीं मिले, और हमेशा समाज ने सपोर्ट किया। अभी भी कहीं जाती हूँ तो मतलब अब तो खैर मेरी और भी बहुत पहचान है, बहुत सारी चीजें मैं कर रही हूँ, तो समाज की तरफ से मुझे कभी ऐसा कोई मतलब निराशा नहीं हुई। हो सकता है उस टाइम शुरुआत में उनको कभी लगा हो कि भाई महिलाएं इस तरह से निकल रही, लेकिन अब कई त्यागी लड़कियां नहीं है आगे भी, तो मतलब रास्ता तो मैंने खोला ही है, खोल ही दिया है। तो वहां से जब आप मिसेस इंडिया बनी और एक तरह से आपका एनजीओ भी लोगों के लाइमलाइट में आया, किसी सेलिब्रिटी की जरूरत नहीं थी, आप खुद सेलिब्रिटी बन चुकी थी, तो एनजीओ की भी एक दुनिया थी, आपकी अपनी भी दुनिया थी। फिर वहां से आपने राजनीति की तरफ कैसे मूव किया? बेसिकली क्या था कि मैं उस टाइम पे ना, चूंकि मेरा मॉडलिंग वगैरह में कोई इंटरेस्ट था नहीं, मुझे काफी
सीरियल्स के लिए बहुत मुझे ऑफर मिले, बट उसमें यह था कि आपको 25-26 दिन बॉम्बे रहना था। मॉडलिंग के बहुत सारे ऑफर मिले, बट मैं आपको सच बताऊं कि देखिए, ना ही तो मेरे एक्टिंग बस की है, तो प्रोफेसर रही हूँ बाय नेचर, मतलब टीचिंग में ही रही, और ना ही मुझे लगता है कि मॉडलिंग वगैरह स्टफ मैं हूँ, मतलब मुझे नहीं लगता। ठीक है, हो सकता है बुद्धिमत्ता की वजह से पैजेंट्स नहीं मॉडलिंग अगर उन्होंने मिसेज इंडिया बन चुकी हैं तो मॉडलिंग तो रास्ता में खुल ही जाता है। वही खुला, और फिर मैंने उनको स्पेशली मना किया कि भाई मैं इन सब में नहीं पार्टिसिपेट कर पाऊंगी, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं मैं भूमियार परिवार से हूँ, तो मेरे मन में बात थी कि ये मैंने जिस पर्पस के लिए रास्ता चुना है मुझे उसी तरफ जाना। सीरियल्स हुए या मॉडलिंग हुए, वो कभी भी मेरी सोच में था ही नहीं, कभी नहीं था। उसके बाद मैंने एकदम माइकल इन इंडिया शुरू किया, क्योंकि मुझे इंटरनेशनली लोग रिकॉग्नाइज करने लगे थे। ये तब की बात बता रही हूँ कि जब लोग सफाई को कुछ, मतलब जब लोगों के दिमाग में सफाई थी। हाँ, तो 2007 की बात है। माइकल इन इंडिया हमने शुरू किया है 2007 इंडिया में। तो वी हैव स्टार्टेड दैट प्रोजेक्ट। तो मतलब आप देखिए, मैं 5-5 घंटे, मतलब सब कुछ छोड़ने के बाद भी, मतलब जिन स्कूलों में 5-5 घंटे बैठ के प्रिंसिपल से टाइम मांगा करती थी, वो मिसेस इंडिया बनने के बाद उन लोगों ने मेरा बड़ा भव्य वहां वेलकम किया। मेरा एक प्रॉपर इंटरव्यू, मतलब वो परिवर्तन आया, जहाँ मैं 5-5 घंटे बैठ के मतलब प्रिंसिपल्स का वेट करती थी कि भाई अब जो है आप मुझे मिलने दो, मुझे आपसे बात करनी है कि स्कूल में एक ड्राइव रखनी है, बच्चों को सफाई के बारे में बताया। मतलब दोनों ही मेरे प्रोजेक्ट थे, करियर काउंसलिंग का भी और ये भी, कि लोगों को लगता था कि ये कुछ भी हो, ये सोशल वर्किंग नहीं है। तो मतलब आप कुछ भी कहिए इसको, मुझे यही लगा। तो स्कूल के बच्चों को आप ले जाती थी, उनको ट्रेनिंग देती थी? ट्रेनिंग नहीं, ये इट्स अ काइंड ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम कि आप अपने आसपास के सिस्टम में कैसे आप लोगों को बोल सकते हैं, कैसे बात। तो उसी पे हम लोगों ने सारा दिन काम किया। अब ये करते करते मतलब देखिए, फिर लोगों से मिलना जुलना हुआ, सारा कुछ हुआ। तो मैं गाजियाबाद रेलवे स्टेशन को ट्रांसफॉर्म करना चाहती थी 1857 की क्रांति की पिक्चर्स बना देना। तो वो 15-15 फुट की बड़ी आर्टिस्ट थी, और मैं बहुत धक्के खा रही थी। ये 2013 की बात है कि भाई इसको कर दीजिए, इसको हमें दे दीजिए, हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट पेंट करेंगे, आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। बट वो वही वाली बात थी कि वहां कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस टाइम, कोई उनके लिए, किसी के लिए कोई एजेंडा सफाई था ही नहीं। 2013 आते आते, मतलब मोदी जी का वो है, सबको ही पता है, मोदी जी का बुखार सबके सर पे चढ़ा था, हमारे भी चढ़ गया। उस टाइम डायरेक्टर थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, और बस उस टाइम उसने छोड़ दिया जॉब, इस्तीफा दे दिया। यस, जॉब छोड़ दिया। उसके बाद कभी नौकरी नहीं की। उस टाइम जॉब छोड़ दिया और चले गए 2 महीने बनारस। 2 महीने बनारस है उनके, मोदी जी के प्रचार। हाँ, सीएजी का जो उनकी थी, हाँ टीम थी, उसमें मैं 2 महीने बनारस रही हूँ। 2 महीने बनारस हमने पूरी भाजपा के साथ, जो अपने लोग थे उन सबके साथ, वहां पे एक माधव कुंज था, वहां रह के हम लोगों ने उनकी कैंपेनिंग की। वो मेरा क्षेत्र है पूरा, पूरा गाजीपुर वहां लगा हुआ है। तो वहां सब लोगों से बात किया, मिले, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और मोदी जी की एक बड़ी और भव्य जीत रही। बस फिर वहीं से तो सेम टाइम, हाँ, मतलब कहा जाए कि जो स्वच्छता का प्रधानमंत्री का मिशन है, वो मिशन असल में उदिता त्यागी जी का था, जो आज भारत का मिशन बन चुका है। 2007 से हम लोग, हाँ 2007 से, और मोदी जी 7 साल बाद इसके आए हैं और उन्होंने सफाई योजना को आगे बढ़ाया है। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि उनके आने के बाद ही सफाई में कुछ मतलब क्रांतिकारी परिवर्तन है। हम लोग बहुत साल से बहुत काम कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन जो देखिए, जब देश का प्रधानमंत्री बोलना शुरू करता है तो चीजें बदल जाती। अच्छा, उसके बाद मुझे रेलवे स्टेशन मिल गया, वो हाँ, और वो इंडिया का पहला प्रोजेक्ट था जिसमें दीवारों पे पेंटिंग की गई। आज की तारीख में ये सब जगह हो रहा है, हजारों करोड़ के बिजनेस क्रिएट हो गए। तो आप समझिए, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंसेप्ट। अब एक नई चीज हमने डाली कि गंदी दीवारें भी साफ हो गई, लोगों को काम भी मिला, जो बच्चे इतिहास भी जुड़ा, वो भी हुआ। तो आपका जो एनजीओ था, एनजीओ वो अभी भी रन कर रहा है? हाँ, अब हम लोग इस टाइम खादी का सबसे बड़ा क्लस्टर हम लोग का है, एकला ग्राम में है, 1000 महिलाएं उसमें एनरोल्ड हैं। अब इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, मतलब एमएसएमई की तरफ से अभी थोड़ी सी हर्डल्स हैं। मुझे लगता है 1-2 महीने में हम इसे शुरू कर देंगे। वो इंडिया का सबसे बड़ा क्लस्टर है। मतलब खादी के लिए हैंड बुनाई, वो पूरा जो होगा। और भाजपा में जो आपने कहा कि आपने चुनाव प्रचार शुरू किया, उसका भाजपा में सफर कैसे आपका आगे बढ़ा? कहाँ से, किस पद से होते हुए आप कहाँ तक आप भाजपा में कुछ साल तो एज अ कंसल्टेंट, मतलब जैसे कुछ मेरा पढ़ाई लिखाई भी रही है इससे रिलेटेड। कुछ मैंने मतलब बाहर की कंट्रीज के साथ भी यहाँ से कुछ पढ़ाई की, मतलब पॉलिटिकल कंसल्टेंट की, मैंने ऑफिशियली भी पढ़ाई की इसमें कुछ। अब वो सारी चीजें लग के, मतलब कुछ टाइम तो मैं इनके साथ इसी तरह से जुड़ी हुई थी कि मैं एक समर्थक के तौर पे
कुछ कर रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स में, जैसे यूपी चुनाव था, ये सब था, महिलाओं से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हुए और इस तरह की चीजें हुई, बहुत सारे काम मैंने इनके साथ किए। फिर 2018 में मतलब मुझे लगा कि सफाई में हम कुछ नया और बड़ा कर सकते हैं, तो फिर एक स्वच्छता प्रकल्प पूरा सेटअप किया गया भाजपा। वो बिल्कुल नई कंसेप्ट, स्वच्छता प्रकल्प, उसमें कि भाई स्वच्छता से रिलेटेड इश्यूज को आगे बढ़ाना। तो आपको तो पता है, जब मतलब जिस चीज पे व्यक्ति इतने साल से काम करता आ रहा होता है, तो उसे उसका मतलब एक ये होती है कि भाई हाँ, रिकॉग्निशन भी मिला और हाँ, उसको आगे उसके थ्रू ही आगे बढ़ाया आगे बढ़ाता है। तो फिर मुझे लगा कि ये मौका हो सकता है कि अदरवाइज मैं भाजपा में उस टाइम तक बिल्कुल भी मतलब पीछे से मैं बहुत काम कर रही थी, जैसे पॉलिटिकल उनके प्रोग्राम्स हो गए, कुछ हो गए, मतलब मेरी सक्रियता 2011 से बिल्कुल पूरी तरह भारतीय जनता हाँ भारतीय जनता पार्टी में थी, लेकिन वो इस तरह से नहीं थी। 13 से मतलब मैंने फील्ड में आके इनके साथ काम करना शुरू करा, और 18 में जाके फिर मुझे लगा कि स्वच्छता प्रकल्प में मुझे काम करना चाहिए, तो फिर वो मैंने पा ली। तो मैं क्षेत्र में स्वच्छता प्रकल्प पूरा 19 जिले के हमने पूरा क्लस्टर बनाया, फिर हमने उसमें काम किया। उसके बाद जो है फिर महिला मोर्चा में इन्होंने मुझे क्षेत्रीय मंत्री की जिम्मेदारी दी पूरे 19 जिलों की, और अब वर्तमान में मैं गाजियाबाद महानगर अध्यक्ष हूँ महिला मोर्चा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्ष हैं आप महिला मोर्चा की। जी। तो ये जो आपके ये तो 2 जीवन हुआ, अब मैं तीसरे जीवन पे आता हूँ, फिर एक लास्ट क्वेश्चन लूंगा। उसके बाद आप डासना मंदिर के पुनरुद्धार में भी आपकी बड़ी भूमिका मानी जाती है, और डासना के जो हमारे स्वामी यति नरसिम्हानंद जी हैं, उनकी आप शिष्या भी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और यति नरसिम्हानंद जी बिल्कुल 2 ध्रुव हैं, तो ये बैलेंस कैसे आप करती हैं? देखिए 2015 से मैं मंदिर में मतलब कार्य से जुड़ी हूँ, महाराज जी से तो हम बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, लेकिन 2015 में मैंने माइकलिन टेम्पल के अंतर्गत दासना मंदिर लिया था कि भाई हम यहाँ काम करेंगे, सफाई की व्यवस्था, सफाई की चीजें, पेड़ पौधे लगाना, इस तरह के सारे काम। तो 2015 से हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, और देखिए ये सार्वजनिक चर्चा है, और 2020 15 से 20 का जो टाइम था, मतलब उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि मतलब मैं महाराज जी से इत्तेफाक नहीं रखती थी, क्योंकि देखिए उस टाइम में एक एनजीओ में पूरा एक सेकुलर प्लेटफॉर्म पे एक सेकुलर दिमाग के साथ काम कर रही थी, और इतना शायद मैं हिंदू गांव में काम नहीं करती थी जितना मैं मुस्लिम गांव में काम करती थी। लोग बाग बिल्कुल मतलब बहन है, ये वो, मतलब इस तरह से सब था। और मतलब 2015 से 20 का समय ऐसा रहा कि जब हम मंदिर में तो काम करते रहे, महाराज के साथ भी हम थे, लेकिन मतलब उतना जैसे कहते हैं ना कि एक प्रभाव जीवन पे, उस विचारधारा का पड़ना, वो शायद उतना नहीं था। ये तो हम सब है कि हम सब लोग उनको सुनते थे, उनकी बात सुनते समझते थे, उनके कार्यक्रमों में भी जाते थे। लेकिन 2020 में जब कोविड का टाइम आया और कोविड में सब लोग घर में लॉक हो गए, तो उस टाइम ट्विटर मैं थोड़ा सक्रिय हुई। इससे पहले आप समझिए जब कोविड शुरू हुआ तो 700 लोग मेरे फॉलोअर्स थे 10 साल में, मतलब 4 साल में, 5 साल में, पिछले तब से बना होगा ट्विटर, लेकिन मैं कुछ उस पर सक्रिय कोई खास थी नहीं। लेकिन जब कोविड खत्म हुआ तो उस टाइम मेरे 80,000 फॉलोअर थे, तो आप समझिए कि मैं कितना सक्रिय रही होंगी। उस टाइम मुझे लगता है कि महाराज जी को पढ़ना, उनकी बात को सुनना समझना, और कहीं ना कहीं जो मतलब एक मजहबी उन्माद जो कोविड के टाइम में फैला हुआ था, थूकना और ये सब, मतलब कहीं ना कहीं आप समझिए कि मेरे अंदर ये भाव आया, और शायद सोचने समझने का मुझे समय मिला। मैं आपको सही बात बताऊं, तब तक ठहरने का समय मिला, बिल्कुल जो वो समय था। हाँ, मतलब उस टाइम तक मुझे ये था कि हम लोग सब अपने अपने कामों में उलझे हुए थे, हम क्लस्टर्स में लगे हुए थे। महाराज जी को हम सब पसंद करते थे, उनकी सब बातें भी सुनते थे, लेकिन ये लगता था कि शायद होंगी या नहीं होंगी, मतलब कि भविष्यवाणियां कितनी सच है या इनमें कितना वो है, उतना शायद हम लोग को नहीं था। लेकिन जब उस टाइम पे हम बिल्कुल पूरा घर पे रहे और सारा कुछ पूरा टाइम वही देखते रहे, उनसे जब बातचीत उस पर लिखना शुरू किया, उसके बारे में बात करनी शुरू हुई, जब सामने से रिएक्शन आया तब समझ में आया कि ये तो महाराज जी सही कह रहे हैं। महाराज ने जो जो बातें कही, फिर थोड़ा पढ़ने का समय मिला कि वो जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। तो वो समय ऐसा था कि मुझे लगा कि अब चीजें मतलब हमें खुल के महाराज जी के साथ, उनकी विचारधारा के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में यदि हमें बचना है, हमारे परिवारों को बचना है, तो कहीं ना कहीं इस एक लकीर तो खींचनी पड़ेगी कि भाई हम ठीक है, हम सब एक देश में एक साथ रह रहे हैं, लेकिन आप पागलों के साथ बहुत समय तो नहीं रह सकते। आपने अभी विराट जी के पूरे देखने पे विचार करा तो वो तो यही कहते हैं, पागल कुत्ते के साथ सो थोड़ी ना जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो ये कहीं ना कहीं एक फर्क दिमाग में बैठा, मतलब दिमाग में समझना शुरू किया कि भाई हम लोग और ये लोग अलग अलग हैं, और कोएग्जिस्टेंस इज नॉट इजी। कोएग्जिस्टेंस ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं। तो ये जिन्ना ने भी कहा
मतलब हमारा और उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और अब आप पूरी दुनिया में देख लीजिए। तो मुझे लगता है वो टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद महाराज जी के साथ हम लगातार जुड़े, तो हम पहले से ही हैं, लेकिन फिर कार्यक्रमों में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू किया। अब भाजपा में भी सफर चल रहा था और महाराज के साथ भी चल रहा था, और मुझे लगता है कि महाराज की विचारधारा पूरी तरह से सही है। हो सकता है कुछ लोगों की अपनी व्यक्तिगत विचारधारा हो, जो लोग उनसे डरते हो, वो खुल के ना कह पाते हो, लेकिन अंदर से अपने अंतरात्मा से पूछ के देखिए, महाराज ने जो भी शब्द जब भी कभी कहा है उसकी प्रामाणिकता है। और ये चीज मैं आपको इसलिए भी कह सकती हूँ क्योंकि 2015 से तो मतलब मैं एक्टिवली उनको सुन रही हूँ, देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ। बहुत सारी बातें जो उन्होंने कही थी, जब इसराइल पे अटैक हुआ तो आप देखिए अक्षर अक्षर वो बातें सच थी। तो कहीं ना कहीं जो वो इतने सालों से कह रहे थे वो सच था। तो मेरा असल में ये प्रश्न इसलिए हुआ कि आप एक महिला हैं और भारतीय जनता पार्टी में एक महिला मोर्चा में आप एक बड़ा पद भी रखती हैं, पर जो यति नरसिम्हानंद जी हैं ज्यादातर इस्लाम पे बोलते हैं, और आपने कहा कि इस्लाम पे उनकी कई बात सही बातें लगभग सही ही हो रही है, पर भारतीय जनता पार्टी में इस्लाम पे थोड़ा सा बोलने पर एक और महिला थी नुपुर शर्मा, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो आपको नहीं लगता कि यति नरसिम्हानंद जी के साथ आप खड़ी हैं तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी आपको, मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ, देखिए ये तो चुनाव होता है, जीवन में आपको हमेशा चुनना पड़ता है। जब मैं पढ़ा रही थी मेरा बहुत अच्छा कैरियर था। मैं मतलब आप समझिए पूरे गाजियाबाद की नंबर 1 केमिस्ट्री टीचर थी, प्रोफेसर थी। और केमिस्ट्री जैसा कठिन कठिन सब्जेक्ट, यति नरसिम्हानंद जी केमिस्ट्री से भागते हैं और आप केमिस्ट्री के और प्रोफेसर हैं। मतलब मैं बहुत फेमस थी उस टाइम भी। मैंने चुनाव किया कि मैंने अपना इतना भरा पूरा करियर छोड़ के मैं मतलब बच्चों के करियर ऑप्शंस के लिए मतलब मैंने लिटरली अपना सारा काम वाम एक साइड ही कर दिया। उसके बाद बहुत थोड़ा थोड़ा करती रही, बहुत ज्यादा कभी नहीं किया। और अब भी ये चुनाव है, राजनीति या धर्म, राजनीति या जीवन, या आने वाली पीढ़ियों का एग्जिस्टेंस, ये अब भी चुनाव है। और इस चुनाव में निश्चित रूप से देखिए मैं भाजपा की बहुत अनुशासित कार्यकर्ता हूं, और यहाँ भी मेरी पहचान एक बहुत कर्मठ और अच्छे कार्यकर्ता के तौर पे। आप किसी से भी पूछेंगे तो यही कहेंगे, लेकिन अगर चुनाव की बारी आएगी तो मैं निश्चित रूप से धर्म और गुरु जी को चुनूंगी। ये तो बहुत बड़ी बात आपने कही, क्योंकि आज के समय मुझे याद है कि यदि नरसिम्हानंद जी का जितना विरोध ट्विटर पे और आदि पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, और जिस तरह से किया मुझे ध्यान है, और कई बार तो वो जिहादियों के लेवल पर जाकर यति जी का विरोध किया था। तो ऐसे समय में भाजपा के एक अनुशासित कार्यकर्ता का उनके साथ खड़ा होना ये बहुत बड़ी बात है। देखिए मुझे लगता है कि महाराज अपनी जगह बिल्कुल सही है, और वो जो बात कह रहे हैं उसमें लेश मात्र भी झूठ नहीं है। और हो सकता है कि ये लोग अभी इस बात को नहीं समझ पा रहे, या देखिए सबकी प्रतिबद्धताएं होती हैं। अगर मैं संवैधानिक पद पर हूँ तो मेरी भी प्रतिबद्धताएं हैं। कल को मैं बन जाऊं MP MLA तो मेरी भी प्रतिबद्धताएं होंगी, मैं उस बात से कभी इनकार नहीं करूंगी। लेकिन एज अ इंडिविजुअल हमेशा मेरी चॉइस कि मैं उस संवैधानिक पद को निभाना चाहती हूँ, या मैं अपनी धार्मिक ड्यूटी निभाना चाहती हूँ, या मैं आने वाली पीढ़ियों को बचाना चाहती हूँ, या कम से कम सच को स्वीकार करके इतनी हिम्मत दिखाना चाहती हूँ कि भाई ये व्यक्ति सच कह रहा है, हम इसके साथ खड़े। अगर हम ग्रस्त होकर उस लड़ाई में नहीं जा सकते जो सन्यासी लड़ रहे हैं, तो कम से कम हम उनका साथ तो दे ही सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत बात है और भाजपा को इससे कोई दिक्कत होनी चाहिए। नहीं, इसकी एक और वजह है, मोहम्मद जुबैर जो अल्ट न्यूज चलाता है, महाराज जी के क्लिप को बीच से काट कर वायरल करके उनके जीवन को खतरे में कई बार डाल चुका है, जिहादियों के भीड़ को उनके पीछे लगा चुका है। उस जुबैर को कानूनी रूप से आपने जो है उसको चुनौती दी, अदालत में केस चल रहा है और काफी मजबूत पोजीशन में आपका केस है। लेकिन दूसरी तरफ उसी जुबैर को दिल्ली पुलिस क्लीन चिट दे देती है, और दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आती है। आज तो खैर भाजपा की ही सरकार है, लेकिन जब आम आदमी पार्टी की भी सरकार थी तो दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आती है। तो एक जुबैर जिसको भारतीय जनता पार्टी का शासन प्रोटेक्शन दे देता है, वो खुद बाहर निकला तिहाड़ जेल से, तो कहा मुझे दमादो जैसा ट्रीटमेंट किया गया, उसी जुबैर को आप नाको चने चबारी कोर्ट में, तो ये थोड़ा सा विरोधाभास नहीं लगता? मुझे नहीं लगता। देखिए हमारी जो केस हमने उसके अगेंस्ट FIR किया, तो केस तो हमारे सिर्फ सरकारी वकील ही लड़ रहे हैं, और योगी जी टॉप क्लास वकील हमको दिया है। उन्होंने इतना जबरदस्त आर्ग्यूमेंट किया, तो कहीं ना कहीं वो भी चाहते होंगे कि ये दुष्ट जो है, ये दुष्ट है। और देखिए दिल्ली पुलिस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी भाई। हमारा उत्तर प्रदेश में हमने केस दिया, इन्होंने क्वेश्चन के लिए वहां गए अदालत, योगी जी ने हमें सबसे बेस्ट वकील दिया। देखिए अभी आप देखिए कि मैं 1 महीने कुंभ में भी रही, तब भी तारीख लगातार लगती रही, और मतलब
पिछले 3 महीने से हम अनवरत इस पे लड़ रहे हैं और साधन भी आपको पता है गिने चुने हैं सब हमारे पास। लेकिन उसके बावजूद जो वहां पर सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकीलों ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें असिस्ट किया, वहां के भी प्रयागराज के वकीलों ने इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट महाराज के साथ असिस्ट किया इसमें। लेकिन इतने के बावजूद भी आप देखिए जो वहां के जो हमारे सरकारी वकील थे उन्होंने इतना जबरदस्त जो है किया, इतना जबरदस्त तरह से हमारा पक्ष रखा कि मुझे बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि इसमें हमें सफलता मिलेगी। क्या पोजीशन है उस केस की और केस है क्या, वो थोड़ा बताइए हाँ, हमारे दर्शकों उसमें बेसिकली क्या था कि 4 तारीख को मंदिर पर हमला हुआ था और कोई पुरानी को। 4 अक्टूबर और उस दिन जुम्मे का दिन था और ये महाराज जी का कोई क्लिप थी जो मतलब किसी कार्यक्रम में से उन्होंने उठा ली थी। कोई कार्यक्रम की क्लिप थी 14-15 मिनट की, उसमें से उसने अपने 2-4 मिनट मतलब 1 मिनट 56 सेकंड उसने अपनी पसंद के उसमें से उठा लिए और उसने आप समझिए 29 तारीख का कोई कार्यक्रम था और उसको उसने 3 तारीख से डालना शुरू किया, जस्ट जुम्मे से एक दिन पहले, जो उसने नुपुर के केस में किया। भाई नुपुर के पीछे जो सारा बवाल था वो सारी दुनिया को पता है, जुबैर का लगा हुआ था। नुपुर अगर किसी से बात कर रही है और नुपुर मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं और वो एक साथ थे युवा टीम में, तो आप ये देखिए कि हमने उस टाइम भी उसका साथ दिया खड़े होकर। लेकिन आप ये देखिए कि उसने क्या कहा था, कुछ नहीं, सामने वाला उसे चिढ़ा रहा, उसने कहा देखो ये तो तुम बोलो ही मत, अगर मैं तुम्हारी बात करना शुरू करूंगी तो तुम्हारा ये है। बताइए उसने एक शब्द गलत बोला, जोड़ा आपका कि नुपुर के साथ और आप तो 2 चीजें हैं। मैं चिंता नहीं करती, नुपुर भी नहीं करती, मैं भी नहीं करती। दूसरा क्या है कि देखिए जब आप क्लिप काटिए आपने उसमें से पूरे, अब कोई व्यक्ति किसी संदर्भ में बात कर रहा है, आप उसमें से अपनी पसंद की 4 लाइनें काट लो, उन्हें एडिट करो, उसने एडिट भी की हुई है, एडिट करो और आप उसको डाल दो। अब चूंकि आप तो मतलब जिहादियों के सरदार हैं, आप मास्टरमाइंड हैं, आप जिसके पीछे चाहे उसके पीछे करोड़ों पागल जिहादियों की भीड़ छोड़ सकते हैं, छोड़ दी उन्होंने। और आप देखिए जुम्मे की शाम होते होते पूरा मंदिर, हम सब लोग वहीं हवन कर रहे थे, महाराज जी का नवरात्रों का समय था, कम से कम 300-400 लोग तो रामायण अंदर रामलीला का मंचन देख रहे थे, कितनी महिलाएं थी, कितने बच्चे थे। आप सोचिए अगर वो भीड़ अंदर आ जाती तो क्या होता। 10,000 जिहादी बाहर खड़े हुए हैं, आप माँ की पूजा कर रहे हैं, तो माँ और महादेव ने बचाया, अगर वो अंदर घुसते तो महाराज की तो निश्चय हत्या होती। आप सोचिए हम महिलाओं का क्या हाल होता। वो तो पागल उन्मादी जिहादियों की भीड़ थी। इतने के बाद ये आदमी रुकता नहीं है कि भाई चलो तो ठीक है, हमला हो गया, आपका वीडियो डालने के बाद हमला हुआ, आपने 3 तारीख को वीडियो डाला, हमला हुआ, आपने खुद वीडियो डाला, उसके बाद आप गाजियाबाद पुलिस सबको टैग कर रहे हैं, सब कुछ, उसके बाद आप रुकते नहीं हैं, आप लोगों की भीड़ को और उन्मादी करने के लिए महाराज के पुराने वीडियोस उठाते हैं, जाने कब कब के, और उसमें से फिर काटते हैं क्लिप्स कि भाई इसने राजपूतों के बारे में ये बोला, इसने महिलाओं के बारे में ये बोला, इसने, अरे इसका क्या मतलब है, आप भड़का ही तो रहे हैं व्यक्ति विशेष के पीछे। अब आप सोचिए कि जितनी महिलाएं हम थी, हम में से कोई जीवित बचता और क्या सम्मान सहित जीवित बचते, मारना तो एक बात हो गया, हमारी दुर्दशा तो जो मतलब ये करते हैं मुसलमान जिहादी करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते थे हमारा क्या हाल होता। तो हमें ही पता है, हमने प्रत्यक्ष रूप से वो सारा तांडव देखा। और ये बात आप मान के चलिए कि उस स्थिति से जब आप बाहर निकलते हैं ना, तो फिर राजनीति छोटी चीज रह जाती है आपके लिए, क्योंकि आप जीवित बच गए उस दिन और आपको समझ में आया कि ये लोग आपको मारने ही आए थे। तो मुझे लगता है अगर चूज करने वाली बात होगी तो मेरा स्पष्ट है चॉइस। अब इतने के बाद जब 5 मतलब ये तब भी नहीं रुका, तब जाके हमने इसकी फिर कंप्लेंट की कि ये तो मतलब बिल्कुल हमारी जान का ही पीछे पड़ गया है। मतलब ये वहीं पे नहीं कि चलो एक बार हो गया, हमला भी हो गया, उसके बाद भी इसने बंद नहीं किया करना लगातार, वो तो अपने उद्देश्य में लगे रहते हैं। फिर हमने इसके अगेंस्ट कमिश्नर साहब को जाके कंप्लेंट की, फिर उन्होंने उस पर वो किया, फिर इस पर पूरी धाराएं लगी और उस पर आप सोवर्निटी ब्रेक करने का भी 152 भी लगा हुआ BNS। तो वो सारा जाता है कोर्ट? नहीं जाता। इनकी बहुत लंबी चौड़ी वकीलों की पैनल है और बहुत महंगे वकील हैं। मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि इतनी सारी डेट्स लग चुकी हैं, इस हिसाब से तो करोड़ों रुपया खर्च हो गया होगा। इनको फंडिंग कौन कर रहा है, आप सोचिए, इतना पैसा इनके पास। उनके अल्ट न्यूज को मैं बताऊं कि जो पहली फंडिंग थी वो उस समय अरुंधति राय ने किया था। बिल्कुल किया, उस जमाने में 25 लाख रुपए। हाँ, बिल्कुल दिया। और ये लोग सारे लोग उसी ग्रुप के हैं जो लेफ्ट। आप ये सोचिए कि इतनी सारी तारीखें लग गई, इतना बार बार आना जाना, इतनी बड़ी फौज वकीलों की, सबसे महंगे वकील, हम और आप तो शायद खड़े भी ना हो पाए इनके सामने। ये तो माँ और महादेव की असीम कृपा है। और देखिए कहीं ना कहीं कभी नहीं आता कोर्ट, नहीं कोर्ट नहीं आए। मैं तो 5-6 तारीखों पे गई हूँ, सब पे तो मैं नहीं गई हूँ, 5-6 पे मैं गई हूँ, लेकिन नहीं आए हैं। और दूसरा ये है कि वकील इतने बड़े बड़े हैं उनके, उनका पूरा, वहां जब हम गए तो आप समझिए कम से कम 100-150 मुस्लिम थे। मैं उस दिन मतलब गई तो यहीं से गई क्योंकि मुझे वकालतनामा वगैरह साइन करना था। तो 100-150 लोग थे जो बिल्कुल ये देखने आए थे कि कौन है वो महिला जो इनका भय भी लगा। नहीं,
सिक्योरिटी थी आपके साथ? हाँ, अपने लोग थे, कोई पहने लगा। और दूसरा देखिए, मरना तो एक दिन है ही, और वो दिन तय है। तो उन्होंने कुछ कमेंट कुछ ऐसा भी था? वो बार बार हम लोग को ना मतलब प्रोवोक करने की कोशिश करते थे, पास से निकल के, ये है उस टाइप। हम बिल्कुल शांत रहे, हमने किसी से कुछ नहीं कहा। और उस दिन खैर तारीख हमको अगली मिल गई थी, तो फिर हम लोग वापस आ गए। लेकिन अब इस पर फैसला रिजर्व हो गया है, मुझे लगता है होली के बाद किसी भी समय इस पर आ जाएगा। क्योंकि यति नरसिम्हानंद जी जो है वो खुद ही अपने आप में जलता हुआ आ गए, और उनके साथ जान के खतरे को लेके, मतलब कई, अगर हम कहें उनके शब्दों में कहें, जिहादियों के शब्दों में कहें, तो वो तो कितने लोगों के घर जलाने के लिए बेचैन घूम रहे हैं। तो उसमें आपको डर नहीं लगता, और आपके परिवार की प्रतिक्रिया क्या होती है इसके लिए? देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, कई बार परिवार चिंतित होता है, कई बार परिवार चिंतित होता है। उनको लगता है कि मतलब माँ है, माँ जैसी चीज बड़ी मतलब प्रिय होती है। पिता से शायद बच्चे इतने लगाव नहीं करते, माँ से ज्यादा करते हैं। कहीं ना कहीं बच्चों को भी लगता है कि माँ मतलब कभी फंस सकते हैं इस परेशानी में, क्योंकि बच्चों को पता है कि माँ किस चीज से लड़ रही है। सबसे बड़ी बात यह है, और मैं इस चीज को बड़ा मतलब कहना चाहिए अपनी ही अचीवमेंट मानती हूँ, कि बच्चों ने पढ़ाई के साथ साथ ये भी सीखा कि आने वाले समय में किससे क्या कितना मिलना है, कितनी बात करनी है, और दिक्कत क्या है समाज की। तो उन्हें पता है माँ किस बीमारी से लड़ रही है या माँ किस बवाल से लड़ रही है। लेकिन देखिए, बच्चे हैं, माँ हूं उनकी, तो उन्हें कहीं ना कहीं चिंता होती है। पर सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे बच्चे मुझे मॉरली बहुत सपोर्ट करते हैं इसमें। और देखिए, जान का डर तो हमेशा बच्चों को रहता है, कोई भी बच्चा अपने जिंदगी अपनी माँ को खोना नहीं चाहता। पति और ससुराल वाले भी क्या सोचते हैं? देखिए, रोज का बवाल है आपके साथ? हाँ, रोज का ही है, अब उन्हें आदत हो गई है, तो मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा इस बारे में सोचते हैं। हाँ, चिंता तो जरूर करते हैं, लेकिन इसमें सबसे पहचाना हुआ हो गया ना। हाँ, इसमें सबसे ज्यादा मेरी माँ मतलब बहुत ही बहादुर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। अच्छा, आपकी माँ? मेरी माँ वो कहती है ठीक है तुम करो, सब हमेशा कोई जिंदा रहने वाला नहीं है, तो ठीक है तुम करो। मतलब इस मामले में मेरे पापा मुझे थोड़ा डराते हैं, लेकिन मेरी माँ बहुत दिलेर है, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करती है, हर चीज के लिए सपोर्ट करती है। तो मुझे लगता है बच्चे हैं, माँ है, परिवार में और लोग भी, मतलब अपोज तो कोई नहीं करता, लेकिन देखिए डर तो अभी जो गुजरात की थी काजल हिंदुस्तानी, उनके घर पे भी हुआ था और उनको जेल भी जाना पड़ गया। तो एक तो ये जिनको नरसिम्हानंद जी कहते हैं पागलों की भीड़, पागलों की भीड़ ही है, और वो पागलों की भीड़ कब क्या कर दे उसका। आप यति नरसिम्हानंद फाउंडेशन की महासचिव भी हैं जी, और वो फाउंडेशन आगे क्या करने वाला है? कि एक तो आप एनजीओ अपना संभाल ही रही हैं, वो फाउंडेशन आगे क्या सोच रहा है? यति जी क्या सोच रही है? फाउंडेशन आगे यति जी के विचार को कैसे आगे ले जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि जो फाउंडेशन का विचार है वो ये है कि महाराज जी की जो परिकल्पना है हिंदू के बारे में, समाज के बारे में, धर्म के बारे में, एक हिंदू राष्ट्र के बारे में, वो परिकल्पना, देखिए पहली कोशिश तो हम लोग की ये है कि महाराज के समक्ष सब चीजें साकार हों, लेकिन जितना माँ और महादेव की इच्छा होगी उतना हम कर पाएंगे। उसके बाद ये विचार किस तरह से हर पीढ़ी के अंदर जाए, वो यति नरसिंहानंद जो फाउंडेशन है, सरस्वती फाउंडेशन है, वो इस पर काम कर रही है। इस टाइम पर हम लोग महाराज का, अगर आपने भी देखिए बहुत सारे गीता के एपिसोड करें, महाराज का बहुत ही विस्तृत ज्ञान है गीता पर। हम लोग चाह रहे हैं कि भाई ये जो ज्ञान है ये एक एक बच्चे की समझ में, कि परिवार के विषय में गीता ने क्या संदेश दिया, युद्ध के विषय में क्या संदेश दिया। क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान के द्वारा दिया गया जो स्पष्ट संदेश है उसे हम लोग आज की तारीख में कैसे सुनते हैं और क्या समझते हैं, क्या मतलब निकालते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जो महाराज का व्याख्या है वो बिल्कुल सबसे अलग है। वो एक बिल्कुल इस तरह से व्याख्या है कि हम अपने परिवार में किस तरह से रह रहे हैं, हमारे अपने बड़े भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, हमारे छोटे भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, पत्नी का सम्मान कैसे रखा जाए, पति के साथ क्या मतलब महिला की मर्यादा है। तो वो जो इंटरप्रिटेशन जिसे आप कहेंगे, व्याख्या जिसे कहेंगे, मुझे लगता है महाराज ने जो व्याख्या की है वो बिल्कुल अद्भुत है और अलग है। उसको आप पुस्तक रूप में फाउंडेशन लाएंगे? बिल्कुल, फाउंडेशन महाराज जी इस पे बहुत काम कर रहे हैं, हम लोग भी इस पे लगे हुए हैं। महाराज जी किताब लिख रहे हैं, कौन लेके आएगा वो तो महाराज जी तय करेंगे कैसे करना है इसको। और दूसरा जो महाराज के मतलब ये सारे विचार हैं, उन विचारों का संकलन, और सबसे बड़ी बात जो हवन और पूजन है। महाराज हमेशा कहते हैं कि मतलब जो एनर्जी का स्रोत है वो यज्ञ और पूजन है। तो हवन बगलामुखी माँ के खास तौर पे वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरे इंडिया में हम जगह जगह जाकर उन हवनों को एक सीरीज के तौर पे, मतलब हर महीने अलग अलग शक्ति पीठों पे हम उसका हवन करें। इसके अलावा जो सबसे
कहना चाहिए, जो मतलब मुझे सबसे ज्यादा छूता है, इसका इम्पोर्टेंट पार्ट लगता है, महाराज जी एक ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहते हैं जहां धर्म की मतलब एक सही व्याख्या के साथ बच्चों को तैयार किया जाए कि वो आने मतलब और लोगों को जाकर धर्म के बारे में पढ़ा सकते हैं, बता सकते, मतलब धर्म प्रचार। तो वो एक बिल्कुल यूनिक कंसेप्ट है, डिफरेंट कंसेप्ट है, और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा हम हिंदुओं को इस चीज की इस टाइम जरूरत है कि वी शुड हैव अ कोड ऑफ लाइफ। देखिए गीता ने हमें दिया, लेकिन हमने उसे कितना समझा और माना। अब वो क्यों सक्सेसफुल है वो पूरा मजहब, क्योंकि वो एक किताब के कोड ऑफ कंडक्ट से, मतलब कोड उनका किताब है, उस किताब के हिसाब से वो चलते हैं, ये डूज है ये डोंट्स है, ये आपको करना है ये आपको नहीं करना। हमारे पास बताइए क्या है? वी डोंट हैव एनी बुक, वी डोंट हैव एनी कंसेप्ट, हमारे जितने लोग हैं उतनी विचारधारा है। तो मुझे लगता है कि महाराज का ये प्रयास निश्चित रूप से हमें इस पर काम करना चाहिए, सबको मिलकर करना चाहिए कि धर्म क्या है और उसकी क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये कम से कम एक व्याख्या होनी ही चाहिए, और ये व्याख्या बच्चों को चुनकर पढ़ाया जाए जिससे कि वो समाज में जाए, धर्म प्रचारक के तौर पे वो उस धर्म के कोड को लोगों को समझाए और बताए। मुझे लगता है कि ये इस टाइम की सबसे बड़ी जानना चाहूंगा, यति नरसिम्हानंद जी पे बहुत हमला होता है, हिंदू भी करता है, मुस्लिम करता ही है, और समाज का हर संभ्रांत वर्ग तथा कथित वो करता ही है। क्योंकि आप फाउंडेशन से जुड़ी हैं, महासचिव हैं, उनका मेंटल बैलेंस भी कभी आप देखते हैं कि उन पर असर पड़ता है? वो कैसे कूल रखते हैं अपने आप को, कैसे उसके लिए कोई फाउंडेशन सोचते हैं? मैं आपको बहुत मजेदार एक बात बताऊंगी कि हरिद्वार में जब ये धर्म संकट वाला केस हुआ तो महाराज जी को डिटेन कर लिया और महाराज जी अंदर बैठे हुए थे, बाहर लोग शोर मचा रहे हैं, लड़ रहे हैं, अंदर महाराज अखंड ज्योति पढ़ रहे हैं। मतलब मैं इतनी अभिभूत हो गई कि मैंने कहा इतने बवाल में कोई व्यक्ति बैठ के अखंड ज्योति कैसे पढ़ सकता है। मैं इतनी लड़ाका और गुस्सैल थी महाराज से मिलने से पहले, एंड आप तो मतलब काम पर्सन। आज मैं महाराज को रास्ते में यही बता रही थी आते वक्त कि महाराज जी मतलब अब मैं बहुत सारी बातों में रिएक्ट करना भी जरूरी नहीं समझती, मतलब दिमाग इतना शांत हो गया चीजों को समझ के मान के, इतना अद्भुत जिसे कहते हैं संतुलन इतनी बढ़िया है। देखिए जब से मतलब मैं कहना चाहिए ओपनली महाराज के साथ इस तरह से मैंने बहुत सारी चीजें देखी है, चाहे धर्म संसद का केस हो, इसके बाद महाराज 1 महीने 2 दिन जेल भी रह के आए, मतलब हर बार मैंने उनका कभी मानसिक संतुलन तो छोड़िए, उनका मतलब उत्साह में कुछ 2 पैसे की मतलब फर्क नहीं देखा, बल्कि वो और प्रचंड हो जाते हैं जब झगड़े शुरू होते हैं, जब इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है तो वो और ज्यादा जिसे कहना चाहिए ना वाइब्रेंट हो जाते हैं। और तब मुझे समझ में आता है कि बड़े लोग बड़ी लड़ाइयां कैसे लड़ते हैं, और ये सीखने वाली चीज है। जैसे मैं कितना आप शांत रह सकते हैं उस स्थिति में, वही आपको निकालेगी। हाँ, इसलिए मैं पूछ रहा था कि एक बार महाराज जी ने प्रयास किया, घर वापसी का एक बड़ा प्रयास था वसीम रिजवी को लेके, और वसीम रिजवी जैसा जो अगर इतना बड़ा चेहरा जो सिया वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष अगर वो आता है, और वो आया तो उस समय इतना बड़ा चेहरा जब आता है तो हिंदू समाज को उसको महाराज जी को हाथों हाथ उठाना चाहिए, क्योंकि एक बड़े पैमाने पे घर वापसी हो सकती थी। एक उदाहरण जो है, लेकिन उस समय सरकार महाराज जी के खिलाफ, हिंदू महाराज जी के खिलाफ, वसीम रिजवी भी बाद में मैं कहूँ तो महाराज जी के खिलाफ ही वो एक तरह से इतना सारा खिलाफ माहौल है, और एक तरह से वो इतना बड़ा अभियान हो सकता था जो फेल हो गया। उस समय की सिचुएशन बताइए कि उस समय आप लोगों ने कैसे हैंडल किया इसको? देखिए एक बड़ी बात, अद्भुत बात बताती हूँ कि इतने के बाद भी कभी आप महाराज के मुंह से नारायण सिंह के बारे में एक नेगेटिव शब्द नहीं सुन सकते। कभी भी वो जेल से जब निकले, उन्होंने भाई माना तो भाई माना नहीं, जेल से निकले वो, और मुझे ध्यान है मैंने इस पे स्टोरी की थी, तो महाराज जी और उनकी टीम, आप भी शायद होंगी, आप लोग आगे खड़े तो वो पीछे से निकल गए, जिनके लिए वो इतना खड़े हुए, तो न हिंदू समाज साथ, न सरकार साथ, धर्मांतरण के लिए अपना उनका जो एक धार्मिक बिरादरी है महंत अखाड़े, वो भी साथ नहीं, और जिसका करवाया वो भी साथ नहीं। तो इतने सारे डिप्रेशन की स्थिति बनी हुई थी। उस समय का सिचुएशन क्या था? देखिए उस टाइम मैं भी क्योंकि इसमें सबका इन्वॉल्व हो गई थी, मुझे भी पद यात्रा करनी पड़ी इन दोनों के लिए। महाराज जी और जितेंद्र भैया चूंकि मैंने उन्हें राखी बांधी थी, भाई मेरे, तो मुझे भी पद यात्रा करनी पड़ी। देखिए इसमें पूरा हम ना एज अ सिस्टम हम कोलैप्स हो गए। देखिए हिंदू धर्म में कोई आता है, देखिए ये सब है तो हिंदू ही ना, तो ये बाहर के तो है नहीं, सब हिंदू है, कन्वर्टेड है ज्यादातर, हो सकता है 2-4 मुस्लिम हो इसमें, लेकिन ज्यादातर कन्वर्टेड है। अब कोई हमारे में वापस आ रहा है तो, और हम चाह रहे हैं कि वो वापस आए,
ऐसा नहीं कि अपने आप आ रहे, हम भी चाह रहे हैं कि भाई ये गंदगी से निकले और हमारे भाई हमारे में वापस आ जाए। कोई व्यक्ति प्रयास करता है, देखो एक तो वो शिया बोर्ड में, मतलब शिया वक्फ बोर्ड के बड़े पद पर थे, वो बड़े पावरफुल व्यक्ति थे, वो वहां से सारा रिस्क लेके यहाँ आए। तो कहीं ना कहीं हम सब लोगों की भी एज अ सोसाइटी ये जिम्मेदारी थी कि हम उनको प्रोटेक्ट करते, हम उनको बचाते सारी चीजों से। उन्होंने आके बहुत खुल के इस्लाम के बारे में, इस्लाम की गंदगी के बारे में, या जो भी उन्हें इस्लाम में चीजें पसंद नहीं थी जिसकी वजह से उन्होंने वो धर्म छोड़ा था, उन्होंने सबके बारे में खुल के बात की। लेकिन एज अ सिस्टम, एज अ सोसाइटी वी फेल्ड हिम। उनको देखिए, उन पे FIR हुई, सारी चीजें हुई, वो बेचारे जेल गए। उसके बाद देखिए कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल ठीक कहा, इतना बड़ा जिहादियों का सिस्टम और लॉबिंग है। क्योंकि देखिए उस केस में मैं डायरेक्ट इन्वॉल्व थी, सब जगह आज भी केसेस में मेरे ही साइन है। सबसे खराब बात ये थी कि आप पहले उनको यहाँ से नहीं जमानत मिली, वो धाराएं थी जिनमें आपको थाने से जमानत मिल जाती है। ऐसा कौन सा उन्होंने पाप कर दिया? नहीं ना। महाराज को तो कभी भी पुलिस पकड़ नहीं रही थी, सिर्फ उनको लेके जाती। महाराज सिर्फ इसलिए उनके साथ गए कि मेरा भाई है, इसको मैं लेके आया। मैं इससे बड़ा उदाहरण नहीं दे सकती महाराज की कूलनेस का और महाराज की कमिटमेंट का, कि एक व्यक्ति सिर्फ इसलिए जेल जा रहा है क्योंकि उन्होंने उनको हिंदू बना और उन्हें अपने भाई मान रहे हैं, इसलिए वो उनके साथ जेल गए। पुलिस कभी भी उनको जेल नहीं लेके जा रही। महाराज अपने जिद से गए कि मेरे भाई को अगर आप लेके जाएंगे तो मैं इनके साथ जाऊंगा। अब इस स्थिति में आप फंस गए। उसके बाद क्या था कि हम सब लोगों को मिलकर इन दोनों को बाहर निकालना। तो देखिए महाराज तो खैर एक महीने 2 दिन बाद बाहर निकल गए, लेकिन उनके साथ एज सिस्टम ने बहुत ही खिलवाड़ किया। सिस्टम ने उनको बिल्कुल जिसे कहना चाहिए मतलब शिकंजा कस दिया उन पे, और उसमें बहुत बड़ी जिहादी लॉबी उनके अगेंस्ट लगी हुई थी, जो हर जगह हर कोर्ट में, देखिए कोर्ट में लोगों का बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम है, इनके पास बहुत पैसे हैं, इनके पास बहुत बड़े बड़े वकील हैं, बहुत कमिटेड वकील हैं। दूसरा, इनके आसपास की लॉबिंग बहुत जबरदस्त रहती है हर तरह से। हम लोग उतना सिस्टम नहीं, कभी भी मुझे नहीं लगता अभी हम इनके समक्ष कहीं खड़े होने लायक हैं, क्योंकि अब तक केस में जुबैर के अगेंस्ट लड़ रही हूँ। अब इतने के बाद जब आदमी अंदर लगातार रहता है, वो बेचारे अंदर रह गए, महाराज उनके लिए बाहर लड़ रहे हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट ने, आप समझिए, इनके केस सुनने तक के लिए हमको डेट नहीं दिया। 3 महीने बेचारे सिर्फ डेट का वेट करते रहे कि इनकी बेल की, मतलब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया मसला, आप सोचो, जो थाने में निबट जाना चाहिए था। तो ऐसा सोसाइटी भी फेल्ड है। जितेंद्र नारायण सिंह जो थे, उनकी जो मतलब कहना चाहिए दुविधा थी या नाराजगी थी या गुस्सा था, वो कहीं ना कहीं इस बात को भी लेके था कि मैं कहाँ फंस गया। इससे अच्छा तो मैं शिया बोर्ड का राजा था। किसी की हिम्मत हुई पे कभी हाथ डाल? आप बताइए। इससे पहले उन पे दुनिया भर के केसेस थे, कभी वो जेल गए क्या? नहीं गए। तो मैं वही पूछ रहा हूँ, हिंदू बनने के बाद ऐसा कौन सा पाप कर दिया बेचारों ने कि वो जेल में पड़े सड़ते रहे? सब तरफ से मतलब देखा जाए, सोसाइटी, सरकार सब, और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप जिस पार्टी में हैं, तो आपने भारतीय जनता पार्टी से बात नहीं किया कि ये तो हमारे हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी आप दे के आए, जिसके कारण हम लोग आए, उसको सपोर्ट करता है, फिर आपने क्यों इनको जेल में डाला? देखिए, जब मैं बहुत स्पष्ट होती हूँ चीजों को लेके, जब मैं पार्टी में काम कर रही हूँ तो मैं पार्टी के कार्य करता हूँ, और अगर मैं महाराज के साथ हूँ तो मैं महाराज के शिष्य हूँ, तो मैं सरकार से बात नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी। अगर महाराज अंदर है तो मैं वो सारे काम करूंगी जो मुझे बाहर रहते हुए एज अ शिष्य, एज अ महासचिव ऑफ फाउंडेशन मुझे करने चाहिए। मैं पहली कोशिश ये करूंगी कि किसी भी तरह से महाराज बाहर आए और वापस आके अपना देखें कि कैसे व्यवस्था को संभालना। तो मेरा काम उस टाइम पे राजनीति में उलझना नहीं होता है। तो सरकार ने आपको संपर्क किया? पार्टी ने? पार्टी ने मुझे संपर्क नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। और उस टाइम पे यदि मैं काम कर रही हूँ तो मैं गुरुजी की शिष्य के तौर पर काम कर रही हूँ। उस टाइम मैं भाजपा की कार्यकर्ता, भाजपा की महामंत्री या मोर्चा की अध्यक्ष नहीं। और अगर आप कोई व्यक्ति जिसे आप गुरु कह रहे हैं, यदि वो किसी विपदा में है या किसी ऐसी स्थिति में है जब उसे हम लोगों की जरूरत है, तो क्या हम उस टाइम पार्टी और बातें देखेंगे? नहीं मतलब उनसे मदद लेके, क्योंकि पार्टी तो है, तो ये अगर मदद वाली बात होती तो फिर अंदर ही क्यों जाते? मैं वही पूछ रहा हूँ। तो उस स्थिति में आप ये नहीं कर सकते कि भाई हम पार्टी में हैं तो पार्टी के तौर पे उसको निगोशिएट करना ही, तब वो लड़ाई है। और आपको अपने गुरु जी के लिए वो लड़ाई लड़नी है। ठीक है, भाजपा में पदाधिकारी है, ठीक है, ओके। मैंने पदयात्रा की, दोनों राज्यों में चुनाव थे। मैंने यहाँ से 12 तारीख को पदयात्रा शुरू करी और जब 12 फरवरी में वहां खत्म की तो बड़ा माँ और महादेव की कृपा रही, मेरी बड़ी कहिए लाज रखी माँ ने कि गुरुदेव उस दिन बाहर आ गए, सेम डे बाहर आ गए। लेकिन आप ये समझिए कि दोनों राज्यों में चुनाव थे, किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। देखिए, मैं ऑन कैमरा कह रही हूँ, हमने वो किया जो हमें करना चाहिए था, सरकार वो कर रही थी जो उन्हें ठीक लगता। लेकिन जब ये इस तरह के प्रश्न आएंगे तो कभी भी अगर हम गुरुदेव के हम शिष्य हैं और अगर गुरुदेव कहीं कुछ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी तो भाव रहता होगा कि मेरे शिष्य हैं, पीछे देखेंगे।
तो हमारी भी तो एक मॉरल नहीं, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल है है। आपने तो उस टाइम हम पदाधिकारी की तरह एक्ट हाँ नहीं बिल्कुल कर है, सकते। लेकिन चूंकि हिंदू समाज जो है, मैं एज ए जर्नलिस्ट पूछ रहा हूँ, हिंदू समाज को ये बड़ी आशा थी कि भारतीय जनता पार्टी है हिंदुत्ववादी, वो हिंदुत्व ही शब्द इस्तेमाल करके आए। उन्होंने कहा कि हम आएंगे तो सच्चर कमेटी हम खत्म कर देंगे, पिंक रिवोल्यूशन खत्म करेंगे। लेकिन आज इतना बड़ा अवसर था पश्चिम रिजवी जैसा, मुझे लगता है अगर उसको हिंदू समाज और सरकार फ्रंट में नहीं भी आती, इंटरनेशनल प्रेशर या जो भी गई, पर उनकी इतने ऑर्गेनाइजेशन से संघ ही कह लीजिए, तो मुझे लगता है घर वापसी की एक लहर शुरू हो जाती है। आपको नहीं लगता? देखिए ये हमेशा सरकारों को तय करना होता है। हम हिंदू देखिए कार्यकर्ता हूँ, वोटर भी हूँ, तो मैं तो बिल्कुल उस पार्टी को वोट करूंगी जो मुझे एक प्रतिशत भी उम्मीद लगेगी कि ये मेरा हिंदुत्व बचा के रखेगी। तो भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की वही उम्मीद है और मतलब पूरे देश ने एक साथ खड़ा होकर हिंदुओं ने खड़ा होकर भारतीय जनता पार्टी को आज सत्ता में लेके आए हैं। तो कहीं भी अगर किसी को उम्मीद है 1% भी अगर कि भाई हम बच जाएंगे, हमारी संस्कृति बच जाएगी, हमारा धर्म बच जाएगा, तो आदमी उसी तरफ जाता है। अब ये पार्टी का, सरकार का दायित्व बनता है कि जो लोग उनको लेकर आए हैं उनके हितों की हम कितनी रक्षा कर पा रहे हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है, ये सरकार को तय करना है कि हिंदुत्व के लिए। देखिए मैं एक चीज और भी कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत कोर मुद्दे थे जिन पर बहुत काम होना चाहिए था, कहीं ना कहीं हमें भी एज अ कार्यकर्ता भी और एज अ कहना चाहिए हिंदू भी लगता है कि इन पर और अच्छा काम होना चाहिए, लेकिन कुछ काम हो भी रहे। मैं ये कहूँ कि बिल्कुल एक सिरे से नकार दूं कि कुछ नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है, लेकिन जो कोर मुद्दे थे जिन पर लोगों की बहुत उम्मीद थी, जैसे आप, क्योंकि आप नरसिम्हानंद जी के फाउंडेशन से जुड़ी हैं, उनसे जुड़ी हैं, वो इस्लाम पे बात करते हैं, और भारत को जितना डैमेज सच्चर कमेटी ने किया है उतना आज हमारे बच्चों को एनसीईआरटी में पढ़ाया जा रहा है। मुझे याद है 2013 में गुजरात सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी और उन्होंने कहा था कि मजहब के आधार पे कोई कमेटी नहीं बननी चाहिए और मजहब के आधार पे वजीफा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आज उस सरकार ने सच्चर कमेटी के 72 प्रावधान लागू कर दिए और यही नहीं किया, एनसीईआरटी में हमारे बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है। यतीन जी कह रहे हैं कि इस्लाम है तो हिंदू खतरे में है, और वहां एनसीईआरटी में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि मुस्लिम मार्जिनलाइज है। ये तो कंट्रास्ट है, वो कंट्रास्ट है और मुझे लगता है कि इस पर काम करने की अभी जरूरत है और हिंदुस्तान की सरकार को यूके से सबक लेना चाहिए, देखना चाहिए। हम लोगों को एज अ कार्यकर्ता, एज अ हिंदू देखना चाहिए कि वहां पर किस प्रकार का तांडव इन लोगों ने मचा दिया। उन लोगों ने इनको कितना अपना समझ के बराबर के राइट्स दे दिए, हवा पानी सब संसाधन इनके लिए खोल दिए। आज की तारीख में आप तो पढ़ते रहते हैं कि उनके अपने ठंड में उनके अपने हीटर की जो पेंशन और सारा पैसा होता था वो सब काट के सरकार ने उनको, क्योंकि उनका खर्चा पानी उठाना है, उनको घर जो एक लोग घर में रह गए उनको घर से निकाल दिया कि भाई तुम क्या करोगे, इतने बड़े घर का तुम अकेले हो, ये रहेंगे 10 लोग। तो देखिए इनका तांडव पूरी दुनिया में इस टाइम मच रहा है और ये हमारे लिए भी सबक का टाइम है। जो चीज सामने प्रत्यक्ष घट रही है, जो चीज कश्मीर में घट गई, जो चीज केरल में लाइव स्टोरीज चल रही है, जो छोड़िए उसको बांग्लादेश में आपके सामने रोज इस टाइम भी मैं बात कर रही हूँ, किसी न किसी महिला की साथ दुर्व्यवहार हो रहा होगा, मार के फेंकी जा रही होगी, छोटे छोटे बच्चे या तो इस्लामिक बन रहे होंगे या उनको मारा जा रहा होगा। तो इस स्थिति में आप ये देखिए कि अब हमें भी तो सीखने का समय है ना कि आसपास घट क्या रहा है और ये बड़ा कोर इश्यू है जो आपने उठाया। तो मुझे लगता है कि देखिए पार्टी में लोकतंत्र है, एज अ पार्टी वर्कर या एज अ कार्यकर्ता जो भी कहिए, हम सब लोगों को इस बारे में बात रखनी चाहिए। ये नहीं कि सरकार हमने बना दी सब कुछ है, देखिए अपनी बात रखने का हक तो सबको है। और अगर ये हिंदुत्व से जुड़ा मुद्दा है और जो कहना चाहिए एग्जिस्टेंस का प्रश्न है, तो वहां तो जरूर सब लोगों को बात रखनी ही चाहिए। और मैं नहीं मानती कि ये लोग नहीं सुनेंगे, अगर हम सब लोग कहेंगे तो सुनेंगे, अब मुझे लगता है कहेंगे नहीं तो कोई सुनेगा नहीं। हम लोग तो बाहर से बहुत बोलने पत्रकार, मुझे लगता है इनर फोरम पे भी आप लोगों की बात वहां सुनी जाए और आप लोग कहें। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपके जीवन में स्मूथनेस नहीं, कभी आपने मिस इंडिया, फिर आपने एनजीओ, फिर आप राजनीति में गई और उसके बाद आप नरसिम्हानंद जी जो खुद में ही आग हैं उनके साथ उनके फाउंडेशन में, तो इतना बड़ा उतार चढ़ाव है। महिला दिवस पे आप भारत की महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे, इसको कैसे हैंडल करें जैसे आप हैंडल कर रही हैं? भारत की महिलाओं के लिए आपका क्या संदेश होगा इतने सारे उतार चढ़ावों को देखते हुए? देखिए ऐसा है, इससे तो मेरे घर वाले भी परेशान हैं कि मतलब इनको जब जो चीज अच्छी लगती है, समझ में आती है, शी स्टार्टेड डूइंग दैट, मतलब शुरू कर देती है, करना शुरू कर देती है। पर मुझे ऐसा लगता है देखिए संदीप जी, जीवन एक ही है और जीवन को समझने के सबके अलग अलग तरीके होते हैं। जब मैंने अपनी मतलब बचपन से जब शुरू किया
तो मुझे उस टाइम लगता था कि मैं डॉक्टर बन जाऊं। फिर मुझे लगा कि शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी, 19 साल में। तो फिर अरेंज मैरिज था? हाँ, अरेंज मैरिज था, बहुत कम उम्र में हो गई थी। उसके बाद मैंने अपनी पीएचडी पढ़ाई, एमएससी, पीएचडी सब उसके बाद किया, बीएड वगैरह सब उसके बाद किया। फिर मुझे लगा कि टीचिंग अच्छा प्रोफेशन है, बच्चों की फैमिली के साथ ही हो जाएगा। आई स्टार्टेड टीचिंग। मैं बहुत अच्छा पढ़ाया, मतलब मैं सबसे रेप्यूटेड टीचर थी। उसके बाद मुझे लगा इन बच्चों को प्रॉब्लम है, तो मुझे इनके लिए काम करना चाहिए। तो मैं उनके करियर के लिए मैंने काम किया। मुझे लगा इसमें मैं ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं कुछ अपना बन जाऊं, बड़ा नाम। तो मैं इनके लिए बेहतर, मैंने फिर मिसेस इंडिया किया। उसके बाद मुझे लगा कि भाई ये सारे कि ठीक तो तब होगा, सफाई फाई सब सिस्टम के बाहर खड़े होकर हम इतने दिन झाड़ू मार रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है 7 साल से। और मोदी जी चाहेंगे तो 2 मिनट में झाड़ू लग के देखो, देश में पहले से बहुत फर्क है। जो बात है, मतलब ये मेरा सपना था कि देश में सफाई की बात हो, सच में आज पूरा हुआ है। तो वहां पहुंचे तो लगा कि भाई सिस्टम के बाहर खड़े होकर चिल्लाने से, रोने से अच्छा एक सिस्टम के साथ काम शुरू करें। तो स्वच्छता प्रकल्प पे से अब जब राजनीति में आप आ गए तो आपको लगा कि राजनीति और राजनीति सब चीजें बात की है, यहाँ तो जिंदा रहने की लड़ाई हो गई है, तो अब तो लड़ना ही पड़ेगा। तो ये उतार चढ़ाव नहीं है, ये जीवन के पड़ाव है। जब मैं जिस काम में लगी, मुझे नहीं लगता कि एक मतलब कंटिन्यूटी में कोई आदमी अपना पूरा, कोई भी महिला, बहुत सारी महिलाएं चूज नहीं कर पाती। इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए कि आप 5 लाख रुपए 2007 में एक महीने में कमा रहे हो, उसे छोड़ के आप पागलपन करके काउंसलिंग और इस सब में लग जाओ। उसके लिए हिम्मत चाहिए। इसके लिए आपको क्या ना, एक सोच चाहिए, ऑप्शन चाहिए। तो महिलाओं को हमेशा समझना चाहिए कि बी योरसेल्फ, जो दिमाग में आ रहा है, जो सोचो भाई, करने की हिम्मत तो जुटाओ। अब आप बताइए, मैंने कौन सा काम नहीं किया। आज सीबीएसई के सिलेबस में है करियर काउंसलिंग, ये हमारे प्रयासों से है। हमने दिन रात उस पर काम किया, उससे पहले कोई इस पर बात नहीं करता था। आज मैं गंदी दीवारों की बात करूं, पूरा देश पेंटिंग से जगमगा रहा है। आज मैं क्लीन इंडिया की बात करूं, पूरे देश में सफाई की बात हो, घर घर में शौचालय बन गए। मैं स्कूलों में शौचालय के लिए लड़ती रहती थी, छोटे छोटे स्कूलों में बच्चों के। बताइए परिवर्तन आ रहा है नहीं आ रहा है? आप मेरी टैगलाइन पढ़िए, आई एम द चेंज। मुझे सोसाइटी में कोई चीज करनी है तो मैं पहले खुद शुरू करूं। तो ये उतार चढ़ाव नहीं है, ये पड़ाव है मेरी जिंदगी के, कि जब मुझे लगा कि इस चीज की मुझे जिंदगी में जरूरत है, तो मैंने डरी नहीं, मैंने हिम्मत जुटाई। बहुत बार लगता है कि इतना एस्टेब्लिश कैरियर है। अब सब कहते हैं कि भाजपा में आपका बहुत बढ़िया चमकदार कैरियर है, कल को आप बहुत आगे जाएंगी, लेकिन अब आप हिंदुत्व में लगे। हमने कहा हम जैसे करोड़ों कार्यकर्ता भाजपा में सिर्फ हिंदुत्व की वजह से है। मैंने भाजपा सिर्फ हिंदुत्व की वजह से ज्वाइन की, और भाजपा यदि हिंदुत्व को मतलब नहीं मान रही, तो फिर हम जैसे यहाँ क्या करेंगे? तो सम्मान सहित हम यहाँ हैं, पार्टी के साथ जुड़े हुए, बहुत अनुशासित हैं, लेकिन यहाँ भी चीज क्लियर है कि मैंने इसे ज्वाइन क्यों किया। तो जहां आप अपनी सोच के साथ में, सभी महिलाओं के लिए मेरा बस, मैं 3 बात हमेशा कहती हूँ, यहाँ भी दोहराऊंगी कि एक तो बी योरसेल्फ। आप जो मतलब सोच, जो आप जो हो वही रहो, डोंट फेक। तो फेक करोगे ना तो फिर जिंदगी, मुझे लगता है आप कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे। सच बोलो, सुखी रहो, वो होना चाहिए। अपनी आइडेंटिटी को कभी भी मर्ज या मिक्स मत करो। दूसरा ये है कि जो सोचा जा सकता है वो किया जा सकता है। अगर आप सोचोगे ही नहीं तो फिर आप करोगे क्या? मतलब आपकी सोच ही अगर मतलब कुएं के मेंढक की है तो कभी बाहर नहीं निकल सकते। कोई भी व्यक्ति यदि कुछ जिंदगी में सोच सकता है, और खास तौर पर महिलाएं, तो वो कर सकती है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपना रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में मत। लोग तुम्हें तब परेशान करते हैं जब तुम अपनी इमोशनल जो है उनको कंट्रोल दे देते हो। अब मैं आपके साथ में अच्छा फील कर रही हूँ तो मैं खुश हूँ, आज तो मैं खुशी वाले बटन पे खुश घूम रही हूँ, एंड यू सेड समथिंग बैक टू मी एंड आई सडनली स्टार्टेड फीलिंग बैड कि अरे इसने कह दिया तुमने साड़ी खराब पहनी है, तुम खराब लग रही हो, मैं पूरे दिन उसी को लेके घूम रही हूँ। दिस इज समथिंग वेरी रॉन्ग विद द लेडीज, खास तौर पे महिलाओं के साथ, कि वो क्या है कि अपनी मूड जो है दूसरों के हिसाब से तय करती है। तो अपने मूड का रिमोट कंट्रोल महिलाओं को कभी किसी को दूसरे को देना चाहिए, लेकिन साइमल्टेनियसली पुरुषों का भी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, उन्हें उनकी जिंदगी जीने दीजिए, आप अपनी जिंदगी जिए, लेकिन सम्मान के साथ। और सोचिए, कुछ बड़ा करने का सोचिए। तो महिलाओं ने दुनिया बदली है, सब बदल सकते हैं। तो आखिरी सवाल, अगला पड़ाव क्या आपका? जब आपने पड़ाव की बात की है तो अगला पड़ाव क्या? मुझे लगता है ये मेरा आखिरी पड़ाव है, और अब अगर सब कुछ जिंदगी में ठीक चला जो सोचा है, तो मैं धर्म के लिए काम करूंगी। राजनीति में जब तक हूँ बिल्कुल निष्ठा के साथ काम करूंगी, ईमानदारी के साथ काम करूंगी। जब तक मेरा और कहना चाहिए पार्टी विचारधारा एक साथ मैच करती है, मेरी भी और पार्टी की भी, तब तक मुझे लगता है हम लोग साथ काम कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से धर्म में मैं गुरु जी के साथ इसमें आगे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं करने वाली हूँ। जो गुरु जी का सनातन वैदिक विद्यापीठ खुलेगा उसकी पहली छात्रा मैं बनने वाली हूँ। और मतलब मैं कोशिश करूंगी कि गुरु जी से गीता सीखूं, पढ़ना सीखूं, कि
मैं उसे आगे और ज्यादा लोगों के साथ उसे शेयर कर सकूं। तो मुझे लगता है ये भी एक पड़ाव ही है, और अगला वाला भी आने ही वाला है जल्दी। हो सकता है उसके बाद कुछ ना आए, अब उम्र भी हो गई है। चलिए, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद उदिता जी कि आपने महिला दिवस पर इंडिया स्पीक्स डेली के दर्शकों, खासकर महिलाओं के लिए समय निकाला। ये थी हमारे साथ उदिता त्यागी जी, और उदिता त्यागी जी के जीवन का आपने पड़ाव देखा। एक बात उन्होंने स्पष्ट कहा, और इस स्पष्टता के लिए उनको धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि जब उनको चुनने का समय आएगा कि यति नरसिम्हानंद जी और भारतीय जनता पार्टी, तो वो यति नरसिम्हानंद जी के साथ जाएंगी, धर्म के साथ जाएंगी, और महिलाएं यदि ये तय कर ले तो वो धर्म के साथ जाएंगी, तो परिवार और समाज सब एक साथ धर्म की ओर ही जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद।